गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम पढ़ रहे हैं विद्यापति। विद्यापति का हमारे सामने है प्रथम पद। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा गया है। ये रीति काल के कवि हैं। इनकी कविताएं पूरे बिहार में लोगों को कंठस्थ हैं। वहाँ पर आम लोग भी इन्हें गाते हैं। धीरे धीरे इन्होंने स्थान बनाया है हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में। पहला पद देखते हैं। के पतियालय जायत रे मोरा पियतम पास, हिये नहीं सहे असह दुख रे भेल सावन मास। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए, सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पतियाए। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल, गोकुल तजी मधुपुर बस रे कन अपजस लेल। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस, आओत तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। इन पंक्तियों में एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि ऐसा कौन है जो मेरा प्रेम पत्र मेरे प्रियतम के पास ले जाएगा। मुझे ऐसा दुख लगा है इस सावन के महीने में जिसे मैं सह नहीं पा रही हूँ। सावन का महीना आप सब जानते हैं प्रेम के लिए विख्यात है। और जब हम संयोग श्रृंगार की बात करते हैं, मैंने कई बार ये बताया है, संयोग श्रृंगार के रस में जो चीज़ें आपको नायिका को नायक को पसंद होती हैं, जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, या जो चीज़ें ऐसी होती हैं जो संयोग के रस को बढ़ाती हैं, वे सभी चीज़ें वियोग के क्षणों में दुख देती हैं। तो सावन का महीना ऐसा है जो प्रेमी प्रेमिका के लिए बहुत ही अनुकूल माना गया है। प्रेम को और ज़्यादा बढ़ाने वाला वक्त है। तो अब जब सावन का महीना आया है तो वियोग की अवस्था है, नायक दूर है, तो नायिका को ये वक्त क्या दे रहा है, ये समय क्या दे रहा है, दुख दे रहा है। और वो कहती हैं कि मैं इस दुख को सह ही नहीं पा रही हूँ, असहनीय हो गया है। एक सरी भवन पिया बिनु रे मोही रहलो न जाए। नायिका कहती है कि इतने बड़े भवन में अकेला मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। मैं एक क्षण भी इस इतने बड़े महल में अकेली नहीं रह पा रही हूँ। सखी अनकर दुख दारुन रे जग के पति आए। नायिका कहती है कि हे सखी, दूसरों के दुख दर्द पर तो संसार में कोई विश्वास ही नहीं करता। कैसे मैं किसी से अपना दुख बांटूं। मोर मन हरिहर लय गेल रे अपनो मन गेल। अब दिक्कत यहाँ क्या हुई है? दिक्कत ये हुई है कि जो नायक है यानी श्री कृष्ण जो हैं, वो जाते जाते नायिका का हृदय तो अपने साथ ले गए। अब इसमें इतनी दिक्कत की बात नहीं थी। दिक्कत तब हो गई जब वो नायिका का हृदय तो अपने साथ ले गए, साथ में अपना हृदय भी ले गए। यानी अपना हृदय तो नायिका को देकर जाते, प्रेम तो पूरा होता। तो यहाँ एक तरफा प्रेम है, ठीक। गोकुल तजी मधुपुर बसरे कन अपजस लेल। नायिका अब क्या कर रही हैं कि किसी तरीके से पाना चाहती है ना, तो वो कहती हैं कि गोकुल को छोड़कर मथुरा जा बसे हैं। अरे इतना अपयश क्यों कमा रहे हैं? लोग कहेंगे बताइए, लोग गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए। वो चाहती हैं किसी बहाने से तो कृष्ण को बुला लूं। विद्यापति कवि गाओल रे धनी धरु मन आस। विद्यापति कवि गाते हैं कि हे स्त्री, तुम अपने मन में आशा रखो, आओ तोर मन भावन रे एही कार्तिक मास। तुम्हारा मन भावना कृष्ण इसी कार्तिक के महीने में तुमसे मिलने अवश्य आएगा। ठीक है, ये इसका पहला पद है। कोई भी समस्या होती है आप बैक के क्वेश्चंस रीड करेंगे, और कोई भी समस्या होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा पद। सखी है कि पुछसी अनुभव मोए, सेह प्रीति अनुराग बखानिय, तिल तिल नूतन होए। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल, सेहो मधुर बोल श्रवण ही सूनल श्रुतिपथ परस न गेल। कत मधु जामिनी रभस गमाओली न बूझन कैसन केली,
लाख लाख जुग हिय राखल तैयो हिय जरनी न गेल। कत बिद गध जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पेख। विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते लाखे न मिलल एक। यहाँ आप देखेंगे प्रेम के स्वरूप का वर्णन है, ठीक है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। अगर हम इसे वैज्ञानिक तौर पर समझें तो प्रेम क्या है? आकर्षण है। लंबे समय तक रहता है तो हम इसे प्रेम की संज्ञा देते हैं, प्रेम कहते हैं। अब आप देखिए कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसके अनुभव हर व्यक्ति के लिए अलग है। यहाँ नायिका अपनी सखी से बात कर रही है और उससे एक सखी ने दूसरी सखी से पूछ लिया कि तुम्हारे प्रेम के अनुभव तुम हमसे साझा करो। तो सखी कहती है, नायिका कहती है अपनी सखी से कि तुम मुझसे मेरे प्रेम के अनुभव क्या पूछती हो। सेह प्रीति अनुराग बखानिय तिल तिल नूतल होए। जब भी आप प्रेम का वर्णन करेंगे उसका आप यथावत वर्णन नहीं कर सकते। जिससे आप प्रेम करते हैं आपका प्रेम उस व्यक्ति के लिए हमेशा नया रहता है, हमेशा बढ़ता रहता है। नायिका कहती है कि मैं उसके प्रेम का वर्णन क्या करूं, मैं जैसे ही वर्णन करती हूं वह प्रेम और नया सा मुझे लगने लगता है। नायिका को उसमें कुछ ना कुछ और नया लगने लगता है। जन्म अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल। नायिका कहती है मैं जन्मों तक भी उसका रूप निहारूं तो मेरे नैनों को तृप्ति नहीं होगी। सेहो मधुर बोल श्रवण ही सूनल श्रुति पथ परस न गेल। उसकी बातें सुनकर नायिका को महसूस होता है कि बस उसके कानों के सुने पथ में उसके प्रियतम के शब्द जाते रहें, वह उसे सुनती रहे। कत मधु जामिनी रभस गमाओली न बूझन कैसन केली। नायिका कहती है कि अपने प्रियतम के साथ बिताई हुई रातों का जो वर्णन है या जो मिलन का आनंद है उसका वो वर्णन कर ही नहीं सकती। लाख लाख जुग हिय राखल तैयो हिय जरनी न गेल। लाखों लाखों वर्ष तक भी वह अपने प्रियतम को अपने हृदय से लगा कर रखेगी, तब भी उसके हृदय की जलन कभी कम नहीं हो सकती है। कत बिद गध जन रस अनुमोदय अनुभव काहू न पेख। नायिका कहती है कि कितने वर्षों से, कितने समय से, कितने कवियों ने प्रेम का वर्णन किया है लेकिन उसका अनुभव नहीं किया है। क्यों कह रही है वो ऐसा? क्योंकि वो कहती है कि प्रेम का तो वर्णन हो ही नहीं सकता। जो कहता है कि मैं प्रेम का वर्णन कर पा रहा हूँ, मेरे लिए संभव है प्रेम का वर्णन करना, यानी उसने अभी प्रेम को अनुभव ही नहीं किया है। प्रेम को यदि आप अनुभव कर लें तो फिर आप उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे, आप उसका वर्णन करने में असमर्थ महसूस करेंगे। विद्यापति कह प्राण जुड़ाई ते लाखे न मिलल एक। विद्यापति कवि कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिससे आप अपने प्राणों को जोड़ दें लाखों में ही कोई एक मिलता है। ठीक है, तो आपके ये दो पद हो गए हैं विद्यापति के। पहले में आपने वियोग श्रृंगार रस देखा है, ठीक। दूसरी अवस्था में नायिका ने प्रेम के स्वरूप का वर्णन किया है। तीसरा पद अगेन वियोग श्रृंगार का आता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जितनी चीज़ें संयोगावस्था में अच्छी लगती हैं वे सभी चीज़ें वियोग की अवस्था में दुख देती हैं, दर्द पहुंचाती हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है। नायक जो है वो नायिका के पास नहीं है, तो अब नायिका की जो दशा है वो देखेंगे। कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदय रहे दुनयान। नायिका क्या करती है, जैसे ही फूलों से भरे हुए बाग को देखती है तो कमल जैसे मुख वाली नायिका अपने दोनों आँखों को बंद कर लेती है। कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी। कोकिल की पुकार सुनकर और भंवरे की गुंजार सुनकर कर दे झांपई कान, अपने कानों को ढांप लेती है, बंद कर लेती है। वो उनकी आवाज़ नहीं सुनना चाहती। और संयोग के क्षणों में यही चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। फूलों का खिलना, फूलों की महक अच्छी लगती है,
भंवरों की गुंजार अच्छी लगती है, भंवरों का फूलों पर मंडराना अच्छा लगता है, लेकिन अब क्योंकि वियोग की अवस्था है तो नायिका को ये सभी चीज़ें दुख पहुंचा रही हैं। माधव सुन सुन वचन हमारा, सखियां जो हैं वो श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे कृष्ण अब तुम हमारी बात सुनो। तुअ गुण सुंदरी अति भिल दूबरी, गुनि गुनि प्रेम तुहारा, तुम्हारी जो प्रियतमा है, तुम्हारी जो सुंदरी है वो इतनी दुबली हो गई है हर वक्त तुम्हारा नाम रट रट कर। धरनी धरी धनी कत बेरी बई सई, पुनित ही उठई न पारा, उसकी दशा ऐसी हो गई है कि वो एक बार जो धरती पर बैठती है तो उठ ही नहीं पाती, इतनी कमजोर हो गई है नायिका। कातर दीठी करी 14 हेरी हेरी, नयन गरय जलधारा, चारों दिशाओं में आँखों को दौड़ाती रहती है कि तुम न जाने किस दिशा से आ जाओगे, और आँखों से आंसू की धारा बहती चली जाती है। तोहर बिरह दिन छन छन तनु छिन, 14 चांद समान, तुम्हारे विरह में नायिका क्षण क्षण प्रति क्षण क्षीण हो रही है, उसका शरीर जो है घटता जा रहा है, कमज़ोर होती जा रही है, ऐसे जैसे कि 14 का चांद घटता चला जाता है, उसी प्रकार से नायिका का शरीर भी घटता चला जा रहा है, कमज़ोर होती चली जा रही है। भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति, लखमा देई रमान, ये जो लास्ट की 2 पंक्तियां हैं ये विद्यापति ने अपने राजा का नाम लिया है कि राजा शिव सिंह जो हैं वो अपनी पत्नी लखिमा देई के साथ बगीचे में रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये आपके 3 पद कंप्लीट होते हैं। इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप क्या करेंगे कि तीनों पदों की जो मैंने व्याख्या की है आप उसे सुनेंगे ध्यान से, 2-3 बार सुनिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। जिस भी प्रश्न में समस्या है आप वो मुझसे पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इन तीनों पदों का काव्य सौंदर्य बताऊंगी। ठीक है, धन्यवाद।